नमस्ते डियर व्यूअर्स। आज के इस वीडियो में हम लोग रिलेशन बिटवीन सीपी एंड सीवी को डिस्कस करेंगे। और ये जो रिलेशन होगा हमारा सीपी और सीवी के बीच का, ये हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के हेल्प से फाइंड आउट करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं जी। अब सबसे पहले यहाँ पर हम लोग ऐसा कंसिडर कर लेते हैं कि ये हमारे पास कोई कंटेनर है और उस कंटेनर में चलिए 1 मोल ऑफ गैस प्रेजेंट है, ठीक है ना। ऐसा मान लीजिए 1 मोल ऑफ गैस आपके पास प्रेजेंट है। अब अगर आप इस गैस को डिक्यू अमाउंट ऑफ हीट प्रदान करते हैं या डिक्यू अमाउंट ऑफ हीट देते हैं इस गैस को, तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक के अकॉर्डिंग आपको पता है कि जो अमाउंट ऑफ हीट हम लोग दे रहे हैं वो दो तरीके से यूज हो सकता है, ठीक है। दैट इज डिक्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, ठीक है ना। आप चाहें तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि डिक्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी। यहाँ पर डिक्यू आप देख पा रहे हैं, स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट है जो हम लोग इस 1 मोल ऑफ गैस को दे रहे हैं। डी यू क्या है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी है, और पी डी वी क्या है, वर्क डन अगेंस्ट एक्सटर्नल प्रेशर है। इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं, इसका हम लोग आगे यूज करेंगे, ठीक है ना। अब देखो, क्योंकि रिलेशन हम लोग को फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक के हेल्प से फाइंड आउट करना है, तो हम लोग इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। देखिए कौन कौन से 3 पार्ट्स, तो केस नंबर 1, ठीक है, 3 केसेस ले लेते हैं। सबसे पहले केस में हम लोग लिखेंगे कि इफ हीट dq is given at कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है ना, कांस्टेंट वॉल्यूम। यहाँ पर ये जो हीट dq हम लोग 1 मोल ऑफ गैस को दे रहे हैं, चलिए मान लेते हैं कि ये जो हीट हम लोग दिए 1 मोल ऑफ गैस को, ये हम लोग कांस्टेंट वॉल्यूम पर दिए, ठीक है। और दूसरे केस में क्या लेंगे कि ये जो अमाउंट ऑफ हीट हम लोग दे रहे हैं वो एट कांस्टेंट प्रेशर दे रहे हैं, ठीक है ना। तो क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम पर हम लोग दे रहे हैं तो कुछ ना कुछ टेम्परेचर यहाँ पर इंक्रीज करेगा, क्योंकि इसका वॉल्यूम तो सेम है ना, वॉल्यूम इसका सेम है ना, तो वो इंक्रीज कर रहा ना ही डिक्रीज कर रहा, तो इसका टेम्परेचर में कुछ ना कुछ चेंजेस आएगा। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए कि एंड लेट इट्स टेम्परेचर increases बाय dt, ठीक है। टेम्परेचर जो है dt से इंक्रीज करता है। अब आपको पता है कि स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या होता है, cv, ये क्या होता है, dq बाई dt होता है, आपको पता है। तो आप इसको कुछ ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना कि dq इज इक्वल टू cv dt, ठीक है, कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं। चलिए इसको जो है इक्वेशन नंबर 2 ले लीजिए, ठीक। अब क्योंकि यहाँ पर इस केस में वॉल्यूम कांस्टेंट है ना, v क्या है, कांस्टेंट। अब क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो चेंज इन वॉल्यूम dv क्या होगा, 0, क्योंकि वॉल्यूम तो कांस्टेंट है गैस का, तो वॉल्यूम में जो बदलाव आएगा, जो चेंज आएगा वो 0 होगा। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 से आप क्या देख पा रहे हैं, इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पर है, देखिए इससे हम लोग देख पा रहे हैं कि dq इज इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी है ना। अब dv का वैल्यू तो 0 है, आप देख पा रहे हैं, तो यहाँ पर अगर dv का वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, dq इज इक्वल टू डी यू, ये मिल जाएगा। मतलब जितना अमाउंट ऑफ हीट, dq अमाउंट ऑफ हीट आपने 1 मोल ऑफ गैस को दिया, वो उस सारे अमाउंट ऑफ हीट को क्या कर रही है, इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने में अब्जॉर्ब कर ले रही है, ठीक है। अब यहाँ पर लिखिए, ठीक है, कि सो इक्वेशन नंबर 2 बिकम्स, इक्वेशन नंबर 2 क्या बन जाएगा। अब देखिए क्योंकि dq जो है du से इक्वल है, तो यहाँ पर du सब्स्टिट्यूट कर दिया, दैट इज du इज इक्वल टू cv dt, ठीक है ना, कुछ ऐसा। इसको इक्वेशन नंबर 3 ले लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा केस 1, ठीक है। अब चलिए केस 2 की बात करते हैं। यहाँ देखिए केस 2 में क्या है कि इफ dq इज गिवन एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है ना। अगर यहाँ पर जो अमाउंट ऑफ हीट हम लोग dq दे रहे हैं, अगर वो हम लोग अब कांस्टेंट प्रेशर पर दे रहे हैं,
पहले कांस्टेंट वॉल्यूम पे दे रहे थे, अब हम लोग कांस्टेंट प्रेशर पे दे रहे हैं। तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पर देखिए एट कांस्टेंट प्रेशर है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर क्या होता है, dq बाई dt होता है। आप इसे कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं कि dq इज इक्वल टू cp dt, ठीक है ना। चलिए इसको जो है इक्वेशन नंबर, यहाँ पर कितना लिए थे हम लोग 3, इसको इक्वेशन नंबर 4 ले लेते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर से आपको dq का वैल्यू मिल गया, इधर du का वैल्यू मिल गया, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे लिखिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 से हम लोगों को क्या पता है, dq इज इक्वल टू du प्लस पी डी वी, ठीक है, ये हमें पता है। अब dq का वैल्यू आपके पास प्रेजेंट है, क्या है, cp dt। du का वैल्यू आपके पास प्रेजेंट है cv dt, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए cv dt। यहाँ पर बच गया pdv, तो इस pdv का वैल्यू अगर निकाल ले हम लोग, ठीक है ना, जो हम लोग थर्ड पार्ट में करने वाले हैं, क्योंकि हम लोगों ने कहा ना इसे 3 पार्ट में डिवाइड करके कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखिए आप केस नंबर 3 में कि यहाँ पर आपको पता है ना कि जो गैस इक्वेशन होता है वो क्या होता है, गैस इक्वेशन इज PV इज इक्वल टू nRT होता है, ठीक है ना। बट फॉर 1 मोल ऑफ गैस, 1 मोल ऑफ गैस के लिए जो गैस इक्वेशन होता है वो क्या होता है, ये आपको पता है, वो होता है PV इज इक्वल टू RT, क्योंकि यहाँ जो n है ना, ये n नंबर ऑफ मोल्स को दर्शाता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया था, 1 मोल ऑफ गैस लिया था, तो 1 मोल ऑफ गैस के लिए गैस इक्वेशन क्या हो जाएगा, PV इज इक्वल टू RT। अब अगर इसको हम लोग डिफरेंशिएट कर दे बोथ साइड्स, ठीक है, ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स एट कांस्टेंट प्रेशर, क्योंकि प्रेशर हम लोगों ने कांस्टेंट लिया है, P कांस्टेंट है इसमें, एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है, यहाँ पर आप लिख लीजिएगा एट कांस्टेंट प्रेशर। तो हमें क्या मिलेगा, देखिए P क्या है, कांस्टेंट है, P dV, P को डिफरेंशिएट करेंगे तो 0 मिलेगा, डॉट 0 इज इक्वल टू R dt प्लस R क्या है, गैस कांस्टेंट, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 0 मिलेगा T, ठीक है। तो यहाँ से हमें PdV का देखिए वैल्यू मिल रहा है, डेट इज PdV इज इक्वल टू R dt। अब इस PdV का वैल्यू R dt यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। देखिए यहाँ पर अगर आप देखें तो हमें क्या मिल गया, PdV इज इक्वल टू R dt मिल गया। अब थोड़ा सा इस इक्वेशन में आइए, यहाँ पर Cp dt प्लस Cv dt प्लस PdV, इसको यहाँ पर इक्वेशन नंबर 5 ले लेते हैं, ठीक है ना, ताकि हम लोग बहुत आसानी से यहाँ पर इसका यूज़ कर सकते। तो यहाँ पर लिखिए कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5, इक्वेशन नंबर 5 से हमारे पास क्या था, Cp dt इज इक्वल टू Cv dt प्लस PdV था, ठीक है। अब क्योंकि हम लोगों ने PdV का वैल्यू आपके सामने R dt फाइंड आउट किया है, तो आप यहाँ पे R dt उसे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, दैट इज Cp dt इज इक्वल टू Cv dt प्लस PdV का वैल्यू क्या है, R dt। अब यहाँ से देख पा रहे हैं आप dt और dt तीनों कॉमन है, तो तीनों को कैंसिल आउट इधर ही कर दीजिए, तो आपके पास क्या बचा, Cp इज इक्वल टू CV प्लस R, ठीक है ना। तो ये जो आपको रिलेशन मिल रहा है, डेट इज द रिलेशन बिटवीन Cp एंड CV, जो हमें रिलेशन चाहिए था Cp और CV के बीच का, यही वो रिलेशन है, ठीक है ना। आप चाहें तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि Cp माइनस CV इज इक्वल टू R। ये जो रिलेशन है, इस रिलेशन को हम लोग कहते हैं मेयर्स फॉर्मूला, क्या कहते हैं, मेयर्स फॉर्मूला, ठीक है ना। और इस रिलेशन से हमें एक इंपॉर्टेंट थिंग पता चलता है, डेट इज Cp क्या होता है, वो हमेशा CV से ग्रेटर होता है। इसे हम लोगों ने डिस्कस किया है पिछले वीडियो में, आप जा करके देख सकते हैं, ठीक है ना। तो कुछ इस तरीके से हम लोग रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं Cp और CV के बीच का, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक के हेल्प से, ठीक है ना। बहुत आसान है, बस आपको क्या करना है, इसे 3 केसेस में डिवाइड करना है। सबसे पहले केस में जो अमाउंट ऑफ हीट हम लोग देंगे dq को, वो एट कांस्टेंट प्रेशर देंगे। इस केस में आपको du का वैल्यू मिलेगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी का। सेकेंडली आपको प्रेशर को कांस्टेंट रखना है और अमाउंट ऑफ हीट देना है, उस केस में आपको dq का वैल्यू मिलेगा, ठीक है ना। अब आपको जब dq का वैल्यू मिल जाएगा, du का वैल्यू मिल जाएगा, तो बचा क्या, PdV, इसका वैल्यू चाहिए। तो इसका वैल्यू निकालने के लिए आप गैस इक्वेशन का यूज़ करें। जब इसका भी वैल्यू आ जाएगा तो इन तीनों वैल्यूज़ को इसमें सब्स्टिट्यूट करके जब आप थोड़ा सॉल्व कीजिएगा तो आपको रिक्वायर्ड रिलेशन मिल जाएगा, डेट इज Cp इज इक्वल टू CV प्लस R, ठीक है ना।
तो आशा है आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा, रिलेशन बिटवीन सीपी एंड सीवी विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और भी एप्लीकेशंस है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के जो डिस्कस किया है हम लोगों ने, तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आप वहाँ से जा करके देख सकते हैं।